हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हम लोगों ने सीरीज़ शुरू की हुई है FCI AG3 की। तो पहले हम लोग बॉटनी का पार्ट कवर कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल बायोलॉजी पार्ट 1 और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को। सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की, कि सेल वॉल क्या होता है। तो वॉल का मतलब तो सबको पता है, वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, है ना। तो जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो दीवार का काम क्या होता है, दीवार का काम होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, राइट। यानी कि कोई भी हमारे घर के अंदर डायरेक्टली एंट्री ना ले सके तो हम लोग वॉल बनाते हैं। और क्या वॉल का काम होता है कि हमारे घर को सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है ना। तो ये दो काम होते हैं वॉल के। उसी तरीके से जो सेल वॉल होती है वो भी सेम ही फंक्शन मतलब सेम ही रोल प्ले करती है। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल जो है सेल को प्रोटेक्शन देती है, यानी कि कोई भी फॉरेन मटेरियल जो है वो सेल को हार्म ना कर सके, तो इसीलिए सेल वॉल होती है। साथ ही साथ सेल को जो है वो सेल की शेप, यानी कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो भी शेप है सेल की वो मेंटेन करके रखने में हेल्प करती है सेल वॉल। और क्या होता है कि जो भी मटेरियल होता है, फॉरेन मटेरियल सीधा सेल के अंदर एंटर ना हो सके, तो सेल वॉल जो है वो एक बैरियर की तरह काम करती है, ताकि कोई भी चीज़ सीधी आगे सेल के अंदर एंटर ना हो जाए, है ना, फॉरेन मटेरियल। तो यही होती है सेल वॉल का फंक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है वो दो टाइप की होती है, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, एक तो होती है प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। सबसे पहले हम लोग इस पिक्चर में देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। जैसे ये है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ये सारी सेल वॉल है, और जो ये येलो वाली एक लाइन है ये है सेल मेम्ब्रेन। एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप लोग कि जो प्लांट सेल होता है ना उसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल सिर्फ कहाँ होती है, सॉरी, जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती। जो सिर्फ प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल होती है। तो जैसे हम लोग एक बार देखते हैं, सपोज ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के अराउंड जो होती है ये एक सेल वॉल होती है। तो क्या हो गया, इसके पास एक तो होती है सेल वॉल और एक होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट जो एनिमल सेल होता है इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं, ये होती है, ठीक है। तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। ये एक चीज़ याद रख सकते हो आप लोग। अब क्या होता है कि अब हम इसी को, ये जो सेल वॉल है इसका अगर हम लोग अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें थोड़ा सा और डिटेल में, तो सेल वॉल कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है। ये एक सेल है, सेल की बाउंड्री है, और जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर तो वही सारा मटेरियल है, साइटोप्लाज्म और वो सारा सब कुछ जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा पोर्शन जो है ये वो सब यहाँ पे है, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है ये सिर्फ सेल वॉल को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो ये जो आउटर बाउंड्री होती है इसे मिडिल लैमेला कहते हैं, और जो ये वाली स्पेस होती है इसे हम लोग प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, और जो ये 3 लेयर्स होती हैं इसे सेकेंडरी सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे एक सेल आकर अटैच होगा, एक सेल यहाँ पे आकर अटैच होगा, एक सेल यहाँ पे आकर अटैच होगा, ठीक है। ये सारे सेल्स जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। तो जब सेल अटैच होते हैं तो क्या होता है कि ये किसकी हेल्प से होते हैं, पहले तो सेल की अटैचमेंट होती है मिडिल लैमेला की हेल्प से, ठीक है। अब मिडिल लैमेला के बाद का जो पार्ट होता है वो होता है प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद की जो 3 लेयर्स होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल होती हैं। अब इसको अगर हम लोग इस तरीके से समझे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे सपोज ये एक सेल है, ठीक है, और एक यहाँ पे हम लोग बना ही लेते हैं, जैसे एक ये सेल है और एक ये सेल है, ठीक है। ये 2 सेल है, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन सेल को कौन जोड़ रहा है, इन सेल को मिडिल लैमेला जोड़ रहा है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये वाला पोर्शन। फिर ये जो पोर्शन है ये सेकेंडरी सेल वॉल का है। और डिटेल में देखें तो ये ऐसे दिखेगा, जैसे ये सेल 1 है, ये सेल 2 है, ये सेल 3 है। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये कलर करते हैं, जो ये बीच वाला होगा ये सेल वॉल होगी, है ना। फिर उसके बाद क्या होगी, यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल होगी, ये मिडिल लैमेला होगा ब्लू वाला, और ग्रीन वाली सेल प्राइमरी सेल वॉल होगी, और जो ये ऑरेंज वाली होगी ये सेकेंडरी सेल वॉल होगी। तो कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि एक मिडिल लैमेला जो कि 2 सेल्स को जोड़ेगी, और उसके बाद मिडिल लैमेला के बाद प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद क्या आएगी, उसके बाद आएगी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब ये एक सेल होगा और ये एक सेल होगा। तो समझ में आया कि 2 सेल्स को कौन जोड़ता है, मिडिल लैमेला जोड़ता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल
क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल के फंक्शंस, मतलब डिटेल में इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, यंग प्लांट्स में प्राइमरी सेल वॉल जो है एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है। जैसे सपोज ये प्राइमरी सेल वॉल की हम लोग बात करें तो ये एक सिंगल लेयर होगी, और सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे तो मैच्योर सेल में सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इंटरनल टू दी प्राइमरी सेल वॉल, यानी कि ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई मैच्योर सेल में, और ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। इंटरनल मतलब इसके अंदर है, यानी कि प्राइमरी सेल वॉल के बाद सेकेंडरी सेल वॉल बन रही है, तो ये होगी सेकेंडरी सेल वॉल। और जो ये सिंगल लेयर है ये होगी हमारी प्राइमरी सेल वॉल। और जो इन दोनों जो दो सेल्स को जोड़ेगी वहाँ पे ये क्या होगी, ये होगी हमारी मिडिल लैमेला, ठीक है, ये होगी हमारी मिडिल लैमेला। तो यही है। अब प्राइमरी सेल वॉल की जो कंपोजिशन होती है वो क्या क्या होती है, उसमें हेमीसेल्यूलोस होता है और सेल्यूलोस होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें होते हैं लिग्निन और सुब्रेनिन, ठीक है। और जो मिडिल लैमेला होता है उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशंस आप याद रख सकते हो। प्राइमरी सेल वॉल में क्या क्या होता है, हेमीसेल्यूलोस और सेल्यूलोस। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, और मिडिल लैमेला में क्या होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी सेल वॉल। अब हम लोग आगे देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो वहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब सपोज मान लो आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि एनक्लोज दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म ना एक पानी की जैसे एक सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है, ठीक है। तो सपोज जैसे हम लोग टब में पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो जो पानी है मान लो वो पानी है साइटोप्लाज्म, और जो टब है, टब की जो बाउंड्री है वो मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वो टब ना हो, टब की बाउंड्री ना हो, तो वो पानी उसमें रह सकेगा, नहीं रह सकेगा ना, तो पानी तो निकल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर सेल वॉल के अंदर अगर सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा तो जो साइटोप्लाज्म है, यानी कि जो सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर है, वो तो होल्ड नहीं कर पाएगा ना, वो तो निकल जाएगा। तो इसीलिए सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इम्पॉर्टेंट है। अब प्लांट सेल में तो सेल वॉल भी थी, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिलकर प्लांट की प्रोटेक्शन कर रही थी, उन्हें शेप दे रही थी और उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। बट एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर मेंटेन करने का काम, या उसे प्रोटेक्ट करने का काम, या साइटोप्लाज्म को होल्ड करने का काम, ये सब सारा काम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकेले करती है सेल वॉल में, एनिमल सेल में। बट प्लांट सेल में सेल वॉल के साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों होती है, ठीक है। तो अब जैसे ये मान लो ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने पहले देखा था, पीली वाली लाइन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब अगर हम लोग इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा और डिटेल में जाकर देखें तो क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये 2 लेयर से बनी होती है, ठीक है। जैसे ये एक लेयर है और एक ये लेयर है, तो ये जो लेयर है ये एक लिपिड लेयर होती है, ये एक लेयर होती है, ये लिपिड लेयर होती है। जो बीच वाली होती है ये प्रोटीन लेयर होती है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 लिपिड लेयर और 1 प्रोटीन लेयर, यानी कि 2 लिपिड लेयर होती है और एक प्रोटीन लेयर होती है। अब जो है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर्स के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। एक होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने दिया था। एक सैंडविच मॉडल, सैंडविच तो अपने आप ही है। सैंडविच कैसा होता है, एक ब्रेड की लेयर, फिर जो भी अपना माल होता है वो, फिर एक और ब्रेड की लेयर, है ना। उसी तरीके से ये है कि लिपिड की एक लेयर है, दूसरी भी लिपिड की लेयर है, और जो अंदर का मालपेटा है वो किस चीज़ का है, वो प्रोटीन का है ना। तो उसी तरीके से इसे सैंडविच मॉडल कहते हैं। किसने दिया था, डेवसन और डैनियल ने। और जो एक लास्ट मॉडल है वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, किसने दिया था, सिंगर और निकल्सन ने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मॉडल दे देगा और मॉडल के नाम पूछेगा किसने दिया है, तो आप ये सब याद रखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा ना कि ये सैंडविच बनाता है, 2 लिपिड लेयर और एक प्रोटीन की लेयर होती है यहाँ पे। तो अगर हम लोग इसे डिटेल में देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। जैसे कि ये लेयर है, ये लिपिड की लेयर है, ये प्रोटीन है, और फिर ये भी लिपिड है, ठीक है, ये प्रोटीन है। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन होता है, इसके जो ये लिपिड होता है, तो ये जो लिपिड के हेड होते हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। और जो ये टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिक का मतलब होता है जिसे कोई
खौफ हो, ठीक है, जो डरता हो। जैसे हाइड्रोफिलिक यानी ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है, हाइड्रोफोबिक ये पानी से भागता है ना। ये आपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा, वो डिटर्जेंट कैसे काम करता है तब दिखाया हुआ था, मैम ने अच्छे से पढ़ाया था। तो ये वो वाला काम करता है, ठीक है। जो ये टेल वाला पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक होता है, जो ये हेड वाला पोर्शन ही हाइड्रोफिलिक होता है। तो ये इस तरीके से जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि नेक्स्ट ऑर्गेनेल हमारी कौन सी है। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है हमारी साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म की अगर हम लोग बात करें तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या, साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक लिक्विड सेमी लिक्विड मटेरियल होता है सेल के अंदर। अब हम लोग अगर सपोज मान लो, जैसे अगर हम एग्जांपल दे के आपको समझाएं तो सेल को एक इंसान मान लो, ठीक है। वैसे तो इंसान सेल से बना होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि सेल मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं ना, तो टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, फिर इंसान तो बन ही जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से मान लो कि अगर जैसे सेल को एक इंसान समझ लो और हम तो इंसान है ही हैं, तो हमारे में जिस तरीके से सेमी लिक्विड फ्लूइड जो है वो कौन है, लिक्विड फ्लूइड क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड है। तो उसी तरीके से सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हमारा खून है उसी तरीके से सेल के पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब खून हमारा क्या काम करता है, खून का काम क्या होता है, एक तो ये हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है और पूरी बॉडी को जो है इसका जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखता है ना, ऑक्सीजन की ट्रांसफ़र करता है। उसी तरीके जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वही काम करता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि जो डिफरेंट प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसे रेस्पिरेशन के टाइम पे ग्लाइकोलाइसिस की एक पाथवे होती है, तो वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। और जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होती हैं, है ना, ऑर्गेनेल्स का मतलब तो हमने पढ़ा ही था कल कि जो डिफरेंट डिफरेंट ये पार्ट्स होते हैं, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो यही है काम साइटोप्लाज्म का। तो क्या क्या काम हो गया कि एक तो ये स्टोरेज का काम करता है, दूसरा ये जो न्यूट्रिएंट की डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जो प्रोटीन वगैरह बनता है वो सब इधर उधर फेंकता है, मतलब इधर उधर डिलीवर करता है, डिलीवर नहीं कह सकते, कि जो प्रोटीन बनता है वो इसके माध्यम से एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स के पास जाता है, ठीक है। और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं कुछ, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सब काम होता है साइटोप्लाज्म का। और साइटोप्लाज्म तो ये क्या क्या है, क्या साइटोप्लाज्म, तो ये जो पीला पीला पार्ट है ये सारा का सारा ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब एक बार जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ये पढ़ लेते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसके बीच का ये जो भी सेमी फ्लूइड मटेरियल है ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये जो पीला 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 सब है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ये सेल ऑर्गेनेल्स को जो है अपने में कंटेन करके रखता है, सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है, डरावना सा नाम है इसका। तो साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये थोड़ा सा ये है तो वही सेल है, बस इसका थोड़ा डायग्राम चेंज किया हुआ है, मतलब है तो ये प्लांट सेल ही। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप का होता है। एक तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर जो है ये मोती जड़े हुए हैं, ठीक है, यानी कि ये मोती लगे हुए हैं। एक्चुअली में ये मोती है नहीं, इन्हें राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम होते हैं तो ये किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो है ये रफ़ है, इसे रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इसके ऊपर जो है कुछ रखा होगा, ऐसे मोती लगे हुए हैं, तो ये रफ तो नहीं, ये रफ ही रहेगा ना, स्मूथ तो नहीं रहेगा। स्मूथ का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर कुछ नहीं, ये स्मूथ सरफेस है। तो इसी तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम अटैच होते हैं, ये छोटे छोटे वाइट वाइट मोती लगे हुए हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये दो टाइप के
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो टर्म थी वो किसने दी थी, वो दी थी पोर्टर ने। ठीक है, किसने दी थी, ये दी थी पोर्टर ने। अब क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, दो टाइप के पढ़े थे हमने, एक प्रो स्मूथ होता है, रफ होता है, पढ़ लिया हमने। स्मूथ के ऊपर जो है राइबोसोम नहीं होते, रफ के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, इसीलिए वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसकी अब फंक्शंस की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो ये जो मेनली इसके फंक्शन होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को एक सेल से दूसरे, मतलब एक पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल। एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल में जो मटेरियल ट्रांसफ़र होता है वो कर सकता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, हमने देखा था। अब दो चीज़ें हमने देखी थी, एक स्मूथ, यहाँ पे देखते हैं इस स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था हमारा और एक था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। अब स्मूथ के पास तो जैसे राइबोसोम है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बट सॉरी, रफ के पास तो राइबोसोम है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, बट स्मूथ के पास तो राइबोसोम नहीं है तो ये क्या सिंथेसिस करता है, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो कि स्मूथ वाला क्या करेगा, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस करता है, और जो रफ वाला होता है ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है ना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा राइबोसोम है तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुई सपोज, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ जाएगी, फिर आगे जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फिर उसके पास जाएगी गोल्जी बॉडी में। ठीक है, गोल्जी अपरेटस में जाएगी और गोल्जी अपरेटस से जाकर फिर गोल्जी अपरेटस जो है इसे पैकेजिंग मटेरियल है, ये मतलब ये पैक करता है मटेरियल्स को, तो ये मटेरियल को पैक करेगा और उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है जिसे भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी ये वहाँ पे जाके इसे डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम लोग आगे बात करते हैं राइबोसोम की, कि राइबोसोम क्या होता है। अब हम लोग बहुत देर से प्रोटीन प्रोटीन कर रहे हैं, तो एक्चुअली में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो कौन करता है, वो राइबोसोम करता है। ठीक है, अब राइबोसोम की अगर हम लोग डिटेल में बात करें कि राइबोसोम होता कैसा और दिखता कैसा है, तो जैसे राइबोसोम, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो टर्म है राइबोसोम की वो किसने दी थी, तो जो टर्म थी वो दी थी प्लाडे ने। ठीक है, अब राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के, मतलब जो राइबोसोम प्रेजेंट ऑकर होते हैं तो कहाँ पे मिलते हैं हमें राइबोसोम, एक तो हमने बात की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें राइबोसोम मिलता है, दूसरा हम लोग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो एनवलप होता है ना वहाँ पे भी मिलता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था पीछे वाली वीडियो में, हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मोती लगे हुए हैं ना, उसी तरीके से ये न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, एनवलप है, तो इसके ऊपर भी ये मोती लगे हुए हैं ना, तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो होते ही होते हैं, साथ में ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस एनवलप पे भी होते हैं। और कहाँ पे होते हैं ये, इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम। और क्या होता है कि और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइबोसोम एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, और एक राइबोसोम कहाँ पे होता है, एक राइबोसोम प्रेजेंट्स होते हैं प्लाज्मिड्स के अंदर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड, तो इसीलिए जो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये खुद की राइबोसोम सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद से कर सकता है। उसी तरीके से प्लाज्मिड के अंदर भी अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो राइबोसोम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते 70S और एक होते 80S। अब 70-80S क्यों कहते हैं हम लोग इसे, अब जो प्रोकैरियोटिक, और हम लोग एक बात और नोटिस किया आपने कि जो बाकी के ऑर्गेनेल्स हमने अब तक डिस्कस किए वो सब यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट थे, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, ये यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है, बस डिफरेंस इसका ये है कि जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोटिक में होता है वो 80S टाइप का राइबोसोम होता है। अब ये 70S और 80S होता क्या है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
तो होता क्या है कि जो राइबोसोम होता है वो किस तरीके का दिखता है। राइबोसोम की ना दो सब यूनिट्स होती है, एक ये सब यूनिट होती है, एक ये सब यूनिट है। सपोज ये डायग्राम अच्छे से बना नहीं तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि एक ये सब यूनिट है और एक ये सब यूनिट है। तो इससे सपोज ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज है। तो अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो जो ये लार्ज सब यूनिट होती है ये 50s की होती है, और यूकैरियोट्स और जो स्मॉल या सब यूनिट होती है 30s की होती है। बट यूकैरियोट में जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 60 की होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40s की होती है। ठीक है, तो इसीलिए जो डिफरेंट दो यूनिट्स होती हैं, ये सब यूनिट्स होती हैं, इसीलिए इसे 70 और 80s कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस तो करता है, ये तो हमें पता चल गया। अब कैसे करता है ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो क्या होता है कि जो ये सब यूनिट्स होती है ना, ये वाली और ये वाली, ये शरेआम खुलेआम साइटोप्लाज्म में घूम रही होती हैं। ठीक है, पर क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनेल को प्रोटीन की सिंथेसिस, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, अब इन्हें पता चलता है कि प्रोटीन की तो दिक्कत हो गई, तो क्या करती हैं ये जल्दी जल्दी mRNA के ऊपर जाके जुड़ जाती हैं। ठीक है, 3 टाइप के RNAs होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, तो ये mRNA के जाके ऊपर जाके ये सब बड़ी वाली सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देती हैं। तो कैसे होती है प्रोटीन सिंथेसिस, ये अंदर से हम लोग देखते हैं। ये mRNA है। ठीक है, ये mRNA के बेस पेयर्स हैं। तो क्या होता है कि mRNA के ऊपर आकर एक tRNA जुड़ता है। सबसे पहले तो ये राइबोसोम की सब यूनिट्स आकर जुड़ेंगी, ये लार्ज होगी, ये स्मॉल होगी। फिर उसके बाद जब यूनिट जुड़ जाती है तो क्या होता है कि एक tRNA होता है। ठीक है, tRNA क्या करता है, अपने साथ एक एमिनो एसिड को लेकर आता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड की चेन होती है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो tRNA है वो आकर mRNA के ऊपर जुड़ जाएगा। ठीक है, और अपने साथ एक प्रोटीन लेकर आएगा। जैसे मान लो सबसे पहले ये tRNA आया होगा। ठीक है, ये tRNA आया, अपने साथ एक एमिनो एसिड लाया और उसने यहाँ पे जोड़ दिया। फिर ये जो सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट है, ये यहाँ से निकल जाएगा बाहर। फिर दूसरा tRNA आया, इसने जो mRNA के बेस पेयर हैं उनके साथ अटैच हुआ, और tRNA के बेस पेयर्स जो है आपस में अटैच हुए, दोनों बेस पेयर्स। और उसके बाद क्या किया, फिर इसने अपना अमीनो एसिड जो है वो चेन के साथ अटैच किया और फिर ये यहाँ पे आया और निकल गया। उसी तरीके से फिर नया tRNA आया, ये mRNA के साथ जुड़ा, कोडोन मतलब जो बेस पेयर्स हैं mRNA के tRNA के, और फिर उसके बाद क्या होगा कि इसने फिर से अपना अमीनो एसिड जो है अटैच किया और फिर ये भी निकल गया। उसी तरीके से फिर एक और tRNA आया, उसने अपना अमीनो एसिड जो है वो चेन में अटैच किया, फिर वो खाली हो गया और वो फिर से निकल गया। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है, प्रोटीन की चेन बन जाती है। ठीक है, एमिनो एसिड की चेन मिलके प्रोटीन बना देते हैं। तो जब क्या होता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई तो mRNA क्या होता है कि mRNA के जो बेस पेयर्स हैं, यहाँ पे कोडोन, जब स्टॉप कोडोन्स आ जाते हैं ना, तो जब स्टॉप कोडोन पहुँच जाते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे स्टॉप कोडोन आ गया तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है, यहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होना बंद हो जाती है। तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस बंद होगी तो प्रोटीन जो है वो रिलीज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में चले जाएगा, और फिर वहाँ से जहाँ पे भी इसे जाना होगा ये अपने आप चले जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो स्टॉप हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, तो अब क्या होगा कि जो ये सब यूनिट्स है ये फिर से रिलीज हो जाएंगी, और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में पहले घूम रही थी वैसे ही जाके ये अपना मजे करेंगे, ये अपना चले जाएगा, ये अपना कहीं पे भी चले जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर से जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होगा ये फिर से आके mRNA को पकड़ लेंगे, फिर उसी तरीके से tRNA आएगा, एमिनो एसिड जोड़ेगा, प्रोटीन बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इसकी प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम की किस तरीके से होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गोल्जी अपैरेटस की, कि गोल्जी अपैरेटस क्या होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी है वो किसने की थी, वो की थी कैमिलो गोल्जी भाई साहब ने, इसीलिए इसका नाम जो है वो गोल्जी अपैरेटस रखा गया है। अब गोल्जी अपैरेटस जो है ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिखने में ये थोड़े थोड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे नहीं लग रहे हैं, है ना। तो इनका काम क्या होता है, बस ये बात करते हैं हम लोग। तो जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हमने पहले ही पढ़ लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो ये उसके बाद कहाँ जाती है, ये गोल्जी बॉडी में जाती है। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि गोल्जी बॉडी जो होती है ना, ये प्रोटीन को या फिर कोई भी जो जैसे लिपिड है किसी भी मटेरियल को लेता है, उसे पैक करता है और फिर उसे डिस्पैच करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वेयर हाउस का काम कह सकते हैं हम लोग, वो करता है कि यहाँ से डिलीवरी होती है मटेरियल की। ठीक है, पैकेजिंग करके फिर डिलीवर करता है मटेरियल को। ठीक है, तो कैसे करता है कि जैसे
इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है हमने कि ये क्या करता है, मॉडिफाई और पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल कमिंग फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। जो भी मटेरियल है, या तो ये खुद से जो मटेरियल प्रोड्यूस करता है वो, या फिर कहीं दूसरे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आता है वो, इन मटेरियल्स को ये क्या करता है, ये पैक करता है और पैक करके फिर ये डिस्पैच कर देता है और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के पास वो मटेरियल पहुंच जाता है। ठीक है, तो मेन काम इसका पैकेजिंग का काम जो होता है वो गोल्जी apparatus का होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल का मतलब क्या होता है? आत्महत्या। बैग का मतलब क्या होता है? झोला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्महत्या करने वाला झोला होता है ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है सुसाइडल बैग का, कि जब सेल डैमेज होता है तो सेल डैमेज होता है और गुस्सा होकर खुद को मार लेता है, ऐसा होता है? ऐसा भी नहीं होता। तो हम लोग बात करते हैं कि लाइजोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अगर सेल डैमेज हो, ठीक है, तो जब सेल डैमेज हो जाता है तो वो क्या होता है कि सेल जो है लाइजोसोम के कारण सेल की जो है ऑटोलाइसिस होती है और सेल जो है वो फट जाता है। ठीक है, जब सेल फटता है तो सेल जो है रिलीज़ करता है कुछ हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स को। तो वो इंजाइम का काम क्या होता है? वो इंजाइम जो है वो सेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इसे लाइजोसोम कहते हैं। मतलब वो सेल जो है खुद ही फटता है, खुद ही इंजाइम रिलीज़ करता है और खुद ही डाइजेस्ट हो जाता है, अपने आप को खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसीलिए इसे लाइजोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि जो लाइजोसोम होता है ना, मोस्टली ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बट प्लांट सेल में भी होते हैं, बट इतने नहीं होते जितने एनिमल सेल्स में होते हैं। तो प्लांट सेल में बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये जैसे रूट टिप ऑफ द सेल ऑफ द मेज़ की जो रूट टिप होती है उसके सेल्स में होती है। कॉटन या पी के सीड्स के सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैक्यूल्स जो है मोस्टली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। अब वैक्यूल जो होती है ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है स्फेरोजोम, एक होती है एल्यूरोग्रेन और एक होता है वैक्यूल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिया कि लाइजोसोम का मेन काम क्या होता है। लाइजोसोम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ करता है जो खुद को जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एंजाइम रिलीज़ करता है जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये काम होता है लाइजोसोम का। अब हम लोग आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे हम हैं, इंसान हैं, ठीक है, हमें कोई भी काम करना होता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हम लोग जो खाना खाते हैं, है ना। जब खाना खाते हैं तो फिर वो जब पच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, उसके कारण हम लोग कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं। बट जब हम लोग खाना नहीं खाते तो हम लोग थका थका महसूस करते हैं और वो जो थकान होती है उसके कारण हम लोग कोई काम नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से सेल भी अगर कोई काम करना चाहे तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो रिलीज़ एनर्जी होती है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो जो है बाकी ऑर्गेनेल्स जो है वो सेल की वो यूज़ करती है और सेल जो अपनी एक्टिविटी को कैरी ऑन करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब जो एनर्जी होती है, जैसे हम तो खाना खा के एनर्जी हमें मिल जाती है, तो जो सेल की एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो एटीपी की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी की थी कॉलिकर ने। और सबसे पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ना कुछ इस सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, बट ये पिक्चर आधी आई हुई है, पता नहीं क्यों। और इसके अंदर जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, 2 मेम्ब्रेन होती है इसके पास। ठीक है, इस तरीके से एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये सारी जो ये मैट्रिक्स होती है, ये सारी मैट्रिक्स होती है। और ये जो होती है इसे या तो क्रिस्टी कह सकते हैं, सिस्टी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब एक और चीज़ है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है तो इसके लिए एंजाइम चाहिए होंगे। तो एंजाइम जो एनर्जी प्रोड्यूस के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं वो कौन से होते हैं? एटीपीएस। ठीक है, सबसे पहले तो एटीपी की फुल फॉर्म ऑलमोस्ट सबको याद होनी चाहिए। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, मतलब फॉस्फेटेज तो एंजाइम हो गया। जहाँ पे भी ये आपको मैं टिप देती हूँ कि जिसके पीछे भी एज लगा होता है वो हमेशा एंजाइम ही होता है। वैसे तो सबको पता ही होगा, पर फिर भी जो मेरे जैसे हैं जिसे नहीं पता तो उनके लिए। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो इसमें जो एंजाइम जो चाहिए होता है वो कौन सा होता है? वो होता है
ATPase, ठीक है, या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, ठीक है। तो ये एंजाइम्स होते हैं जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। लास्ट में हम लोगों ने बात की थी पिछले स्लाइड में कि ये जो दो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये इनके पास अपना राइबोसोम होता है, तो ये अपनी अपनी प्रोटीन सिंथेसिस तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है वो खुद ही रेप्लिकेट करता है और ये खुद की प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। और ये जो राइबोसोम, ऐसा माना जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसी दूसरे ऑर्गेनेल से नहीं बनता, एक माइटोकॉन्ड्रिया से ही दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है, ठीक है। ऑरिजिन माइटोकॉन्ड्रिया की माइटोकॉन्ड्रिया ही है। वैसे ऐसा होता है कि जो बाकी के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मोस्टली एक ऑर्गेनेल जो है वो दूसरे ऑर्गेनेल से निकला होता है, मतलब इस तरीके से ऑर्गेनेल की ओरिजिन होती है, एक से दूसरा निकलता है ऑर्गेनेल, डिफरेंट ऑर्गेनेल से। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया ये माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही इसकी ओरिजिन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से ही बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है। तो बस इसका मेन जो हमें याद रखने थे पॉइंट्स वो यही रखने थे, डिस्कवर किसने किया और पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल है, और एंजाइम कौन कौन से होते हैं, और ये जो है वो सेल्फ डुप्लीकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग और प्रोटीन सिंथेसिस भी खुद से कर सकता है। अब इसी के लिए इससे हम लोग एक बात समझ सकते हैं, क्योंकि ये खुद से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, खुद से एनर्जी बना सकता है, तो इसे किसी की ज़रूरत नहीं है किसी ऑर्गेनेल्स की, बट बाकी ऑर्गेनेल्स को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम पढ़ते हैं वैक्यूल के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि अगर हम लोग बाकी अब इसके बाद हमारे दो ऑर्गेनेल्स बच जाएंगी, एक तो न्यूक्लियस बचेगा और एक बचेगा हमारा प्लास्टिड। तो ये दोनों थोड़े बड़े हैं, तो इनके लिए क्या होगा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन दो ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी बन चुकी है और अभी मैंने डिटेल डिस्कशन नहीं की इन ऑर्गेनेल्स के बारे में, ठीक है। तो जो डिटेल में आपको पढ़ना है वो आप लोग नोट्स से पढ़ सकते हो, और जिसे भी नोट्स चाहिए होंगे वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, तो वहाँ से आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का जो मेरी आईडी है, जो हैंडल है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं वैक्यूल की। तो वैक्यूल का मतलब क्या होता है, वैक्यूल का मतलब होता है खाली, ठीक है। जो ये एक स्पेस होता है प्लांट के अंदर, ये वैक्यूल होती है, ठीक है। तो वैक्यूल का काम क्या होता है सबसे पहले, तो वो हम एक बार बाद में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वैक्यूल है वो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। बट डिफरेंस ये होता है कि जैसे ये एनिमल सेल है, ठीक है, तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वो थोड़ी छोटी होती है, और जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी के ऑर्गेनेल्स। तो ये आधे से ज़्यादा पोर्शन तो ये वैक्यूल ही कवर कर रही है, और जो बाकी के ऑर्गेनेल्स हैं वो सब जो है वो उसने साइड में लगाए हुए हैं, खुद ही राज कर रही है प्लांट सेल के अंदर। तो ये है, तो इस तरीके की दिखती है वैक्यूल। तो जो वैक्यूल होती है, वैक्यूल के अंदर का जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम लोग सेल सैप, ठीक है। और जो ये बाहर वाली ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सिंगल बाउंडेड ऑर्गेनेल है। तो ये जो सिंगल मेम्ब्रेन है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं इसकी। और एक और चीज़ है कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस वैक्यूल को कहते हैं हम लोग सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। वैसे तो वैक्यूल जो है वो 3 टाइप की होती है, बट बाकी के जो 2 टाइप्स है वो प्लांट सेल्स में होते हैं, तो इसीलिए जब हम लोग प्लांट की स्टडी करेंगे जूलॉजी, तो वो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया कि सेंट्रल वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट में। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है। वैक्यूल क्या होती है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, इस वैक्यूल के अंदर सेल सैप होती है, और वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल होती है। अब वैक्यूल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वैक्यूल जो है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को। टर्जिडिटी क्या होती है, टर्जिडिटी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि लीव्स होते हैं या जो वो पार्ट्स होते हैं, वो टिश्यूज़ जहाँ पे वुड प्रेजेंट नहीं होती है ना, वुडी स्ट्रक्चर नहीं होता उनका, तो फिर भी हम लोग देखते हैं कि वो पार्ट्स जो है वो इरेक्टेड होते हैं ना। जो लीफ होता है वो अपने सहारे वो लीफ खड़ा रहता है ना, तो वो जो सहारा होता है, वो जो टर्जिडिटी होती है वो कहाँ से आती है, वो वैक्यूल के कारण आती है, ठीक है। और क्या काम होता है एक वैक्यूल का, कि जो वैक्यूल है ये एक तो लाइजोसोम की जैसे भी काम करती है, ठीक है, एक ये लाइजोसोम का जैसे भी काम करती है। तो लाइजोसोम का मतलब हमने समझा ही था कि सुसाइडल बैग डाइजेशन का काम करती है जब डैमेज हो जाता है सेल। दूसरा क्या होता है कि ये जो है ये फूड रिजर्वायर का भी काम करती है, फूड को रिजर्व करके भी
रिजर्व करके भी रखती है, ठीक है। जैसे फूड को रिजर्व किस फॉर्म में करके रखती है, जैसे सुक्रोज की फॉर्म में जो है ये फूड को स्टोर करके रखती है, और जब भी साइटोप्लाज्म को चाहिए होता है तो साइटोप्लाज्म जो है वैक्यूल से फूड को, यानी कि जो सुक्रोज होती है उसे यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो लाइजोसोम होता है इसका एक और काम भी होता है, ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है, ठीक है। ये जो है ये एक प्रोटेक्शन का काम भी करती है। प्रोटेक्शन कैसे करती है, जैसे इसके अंदर ना कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि एक होता है एल्केलॉइड्स होते हैं, एक होते हैं एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और एक होता है टैनिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टैनिन। तो ये क्या करते हैं कि ये जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप करते हैं प्लांट के अंदर, कि जब भी कोई प्लांट आता है, हर्बीवोर एनिमल आता है, वो प्लांट्स को खाता है, तो ये जो सेल सैप से वो दो जो टॉक्सिन्स है वो रिलीज़ कर देती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, ताकि प्लांट्स जो है इसे खा ना सके, ठीक है, ईट ना करें, प्लांट जो है इसे ईट ना करे प्लांट को, ठीक है, एनिमल जो है वो प्लांट को ईट ना करे। और एक काम इसका और होता है कि ये जो ना अपने अंदर जो जैसे सेल है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है तो वो क्या करता है सेल की, जैसे सपोज ये सेल है तो यहाँ पे कहीं पे अगर टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है तो वैक्यूल उस टॉक्सिक को अपने अंदर समा लेती है, ताकि वो टॉक्सिक मटेरियल जो है वो बाकी ऑर्गेनेल्स के साथ जाके मिले ना और वो हार्म ना कर सके बाकी चीज़ को। और जो ये एक तरीके का कह सकते हैं कि वेस्ट डिपोजिशन ही हो गई, है ना, कि जो भी वेस्ट होता है सेल मटेरियल, जैसे ये सेल है तो सेल के पास जो भी वेस्ट मटेरियल होता है तो वो कहाँ जाता है, वो वैक्यूल के अंदर चल जाता है। तो ये इसके मेन फंक्शन थे कि ये वेस्ट डिपोजिशन, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे डिपॉजिट करती है, लाइसोसोम के जैसे काम करती है, और क्या करता है कि टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, और क्या करता है फूड को रिजर्व करके रखता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ये वैक्यूल के काम है। तो ये बहुत मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनेल हम लोग कह सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो, इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया इतनी सारी चीज़ें। तो होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाई, और दिक्कत उसमें ये हो गई कि मैं उसका माइक ही ऑन करना भूल गई और 20 मिनट की वीडियो मेरी वेस्ट हो गई। तो ये वीडियो मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है। थैंक यू।